नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो बीएड का जो कोर्स चल रहा है, कोर्स ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर का, उसमें कोर्स 5 हम लोग लेकर आए हैं। कोर्स 5 ये यूनिट फर्स्ट है। ऑलरेडी कोर्स 5 का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो था ज्ञानानुशासन और विषय में अंतर क्या है। आज हम लोग उसी कोर्स 5 को आगे लेकर चलेंगे और कुछ पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल को, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जब भी नोटिफिकेशन आए तो देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोर्स 5 जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, ये जो कोर्स 5 है उसका यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक है कि आप ज्ञानानुशासन से क्या समझते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए ये टॉपिक नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग बीएड कर रहे हैं या फिर जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप ज्ञानानुशासन से क्या समझते हैं, इनके महत्व एवं विशेषताओं के बारे में बताएं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो ज्ञानानुशासन है उसको हम लोग अनुशासन भी बोलते हैं, विषय अनुशासन भी बोलते हैं, अकादमिक अनुशासन भी बोलते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो ये ज्ञानानुशासन है क्या? देखिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं विषय और ज्ञानानुशासन में अंतर। ये काफी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ज्ञानानुशासन और विषय में अंतर, इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी से आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने डिफरेंसेस बताए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखना है। पहला जो लेक्चर है उसको पहले देखना है, उसके बाद कोई भी आप कोर्स 5 का लेक्चर देख सकते हैं। तो ज्ञानानुशासन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, जो ज्ञानानुशासन है, जब हम विषय पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो उस विषय के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिसको संप्रत्यय बोलते हैं। सिर्फ संप्रत्यय, उसका ज्ञान लेते हैं। लेकिन जब हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं और उस एक पार्टिकुलर एरिया में हम जब पढ़ाई करते हैं, तो वही हमारा हो जाता है ज्ञानानुशासन या अनुशासन बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोध परक ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो उसे हम ज्ञानानुशासन, ये जो है ज्ञानानुशासन या विषय अनुशासन बोलेंगे। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि विषय, जब विषय का स्तर ऊंचा हो जाए, जब देखेंगे कि क्लास 10th 11 10th में साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस में के रूप में पढ़ा जाता है। जब आप 11th में जाते हैं तो वही डिवाइडेड हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अलग अलग में। जब और ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप फिजिक्स से ग्रेजुएट कीजिए। ठीक है, जब एमएससी में जाएंगे, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर एरिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया हमारा बन जाता है कि उस एरिया में हमें स्टडी करना है, उस एरिया में हमें शोध करना, रिसर्च करना है। तो जब विषय से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यही मैंने लिखा है कि स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोध पर ज्ञान का हिस्सा हो जाए। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एक रिसर्च फील्ड में आ जाता है, तब वही ज्ञानानुशासन कहलाता है। ज्ञानानुशासन का उद्देश्य क्या है, ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता दिया, इसीलिए मैंने कहा है कि जो पहला वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य उच्च विचारक, विषय विद्वान, शोधार्थी तैयार करना रहता है। ज्ञानानुशासन का मेन जो पर्पस होता है, ठीक है, कि वैज्ञानिक तैयार करना है, रिसर्चर तैयार करना है। क्योंकि आप जितना ब्रॉड वे में पढ़ेंगे तभी आपके नए नए ज्ञान आपके अंदर आएंगे और आप उस नए ज्ञान से, उससे भी नया ज्ञान का सृजन, यानी कि आप डेवलप कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ज्ञानानुशासन होता है ना, डिसिप्लिन जो होता है, जब आप आगे बीए करेंगे या ग्रेजुएट करने के बाद जब आप एमएससी करेंगे, अगर मान के चलिए कि बीए किया तो एमए करना पड़ेगा, अगर बीएससी किया तो एमएससी करना पड़ेगा। तो जब आप उसमें उसको करेंगे तब आप एक पार्टिकुलर एरिया में जाते हैं, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जाते हैं, और उस क्षेत्र में जब आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई चीज क्रिएट करते हैं, तब वही जो आता है वो ज्ञानानुशासन कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मे भी नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास, हिस्ट्री को अगर हम ले लें तो हिस्ट्री एक ज्ञानानुशासन है। और जब हम फिर उसके आगे इतिहास में ही देखेंगे, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, जब इनको
अलग अलग पढ़ते हैं तो ये अलग अलग ब्रॉड में है फिर, ठीक है ना, तो ये एक अलग फिर टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या है, प्राचीन इतिहास में क्या है, इनका अपना अलग ज्ञान का भंडार है। मध्यकालीन में आप देखेंगे उनका ज्ञान का अलग भंडार है। आधुनिक में देखेंगे उनका ज्ञान का अपना अलग भंडार है, ठीक है। तो ये जो इतिहास है वो क्या है, ज्ञानानुशासन है। आगे अब हम देख लेते हैं ज्ञानानुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए जैसे मैंने लिखा है उसी तरह आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। जैसे पहला जो है परिचय के रूप में लिखना है, ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ही है एक तरह से, ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है दिस इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय देंगे। किसका परिचय देंगे, ज्ञानानुशासन का परिचय देंगे। उसके बाद ज्ञानानुशासन के बारे में अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, छोटा सा करके। जब ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देख लीजिए ज्ञानानुशासन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। ज्ञानानुशासन अंग्रेजी भाषा के डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है, हिंदी रूपांतरण है, डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। इस डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शिष्य या ज्ञान। इस डिसाइपुलस का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शिष्य या ज्ञान। अब देख लीजिए कि विभिन्न, अब हमने तो अर्थ देख लिया, अब इसकी परिभाषा को देखेंगे वन बाय वन करके। देखिए विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों और विचारक जो थे, अपने अपने तर्क पर, जब आप भी आगे पढ़ेंगे और आप अपने, आपका तर्क होगा, अनुभव, जैसे जैसे आपको अनुभव होगा तो चीजों का ज्ञान जब आपका बढ़ेगा तब आप अपने अनुभव और तर्क के आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे भविष्य में, वैसे ही पास्ट में कुछ शिक्षाविदों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, जब उनको लगा कि ज्ञानानुशासन क्या है, वो अपने तर्क के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। उसमें टीपी नंद ने क्या लिखा है, टीपी नंद कहते हैं, ज्ञानानुशासन के बारे में कहते हैं कि अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, ठीक है। आगे भी हम लोग देखते हैं ग्लॉसबे ने क्या बोला के अनुसार, टीपी नंद के अनुसार हमने बताया था, एक ग्लॉसबे के अनुसार देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानानुशासन, ये जो ग्लॉसबे है, ये मैंने लिखा है, ग्लॉसबे के अनुसार ज्ञानानुशासन ज्ञान या सीखने की एक ऐसी शाखा है जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों स्तर पर पढ़ाई जाती है, ठीक है। ज्ञानानुशासन आप ध्यान रखेंगे कि जो ज्ञानानुशासन है वो विश्वविद्यालय स्तर या महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है, जबकि विषय विद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। तो ग्लॉसबे ने ऐसा कहा था कि ज्ञानानुशासन उसे बोलेंगे जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञानानुशासन वह क्षेत्र है जिसमें शोध परख की संभावनाएं होती है, जिससे नए ज्ञान का सृजन होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या टॉपिक है, उसके बाद है कि ज्ञानानुशासन की विशेषताएं। ज्ञानानुशासन की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कि प्रत्येक ज्ञानानुशासन का निरंतर विकास होता रहता है। सही बात है, कोई भी ज्ञानानुशासन है, ज्ञानानुशासन मतलब क्या, डिसिप्लिन। कोई भी ज्ञानानुशासन है उसका हमेशा विकास होता रहता है। जब आप पढ़ने जाएंगे उसमें कोई नया चीज, मान के चलिए कि आप MSc फिजिक्स से करने गए, वहां पे आपने कुछ नई चीजें शोध की, रिसर्च किया, क्रिएट किया, उस चीज को आपने तो क्रिएट कर दिया, अब बाद में जो पढ़ने आएंगे वो कुछ और क्रिएट करेंगे। तो क्या हो रहा है, उसका ये जो फिजिक्स था MSc लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, उसका कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। आप कुछ करके गए, कोई और आएगा तो वो कुछ करेगा, आपने जो काम किया उसमें कोई और खोज करेगा। तो ऐसा निरंतर उसमें विकास चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, किसी भी ज्ञानानुशासन का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होती है। आप देखिए ज्ञानानुशासन से हमेशा याद रखिए डिसिप्लिन, एक पार्टिकुलर डिसिप्लिन को ले लीजिए और उस पे कंसंट्रेट होकर समझिए। तो कोई भी डिसिप्लिन है उसका विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र होता है। आप कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में जाकर उसको स्टडी करते हैं और तब उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट विषय वस्तु होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक ज्ञानानुशासन का अपना खास इतिहास एवं रिवाज होता है। सही बात है कि जो ज्ञानानुशासन है उनका अपना तो इतिहास होता है, पास्ट में कुछ न कुछ उनके रिसर्च हुआ रहता है, ठीक है। और उनका जो रिवाज की बात कह रहा है, लॉज, जो लॉज हम लोग पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के जो सिद्धांत पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट में क्या है, प्रत्येक विषय अनुशासन में शोध की अपार संभावनाएं होती है। देखिए मैंने यहाँ पे विषय अनुशासन लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। विषय अनुशासन, ज्ञान अनुशासन, अनुशासन, अकादमिक अनुशासन, ये सभी कुछ एक ही चीज है। मैं डिफरेंट डिफरेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा आपको उसी को लेकर लिखना है, या करके भी लिख सकते हैं। प्रत्येक विषय अनुशासन में शोध की अपार संभावनाएं की जा सकती है। सही बात है, जो भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें काफी रिसर्च किया जा सकता है, अभी हो भी रहा है। हर फील्ड में आप देखेंगे, हर सब्जेक्ट में देखेंगे कि रिसर्च कंटिन्यूअस हो ही रहा है। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कंटिन्यूअस करते रहते हैं, रिसर्च कभी रुकता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च होता है। तो ये पॉइंट जो है कि संभावनाएं की जा सकती है, और दूसरा निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, सही बात है। किसी भी, लास्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है, किसी भी विषय अनुशासन का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधकीय परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये जो लिखा गया है, सोशलाइजेशन दार्शनिक है, प्रबंधकीय है, परिप्रेक्ष्य, तो ये पर्सपेक्टिव होता है विषय अनुशासन का। ठीक है, अभी इसके आगे भी हम लोग इसके महत्व को पढ़ लेते हैं। महत्व, अभी इसका महत्व है, क्योंकि विशेषताओं के बारे में मैंने 5 पॉइंट लिख दिया है। अगर आप और भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। एक बार हम महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं महत्व को, शासन की आवश्यकता को देख लेते हैं, उसके बाद महत्व के ऊपर आएंगे। तो ज्ञानानुशासन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय विचारशील, सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति करने हेतु ज्ञानानुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जो पार्टिकुलर एरिया डिसिप्लिन को पढ़ते हैं उनको देखिएगा कि उनमें तर्क करने की मतलब डिस्कशन करने का जो एक भाव है वो आ जाता है। ठीक है, विचारशील मतलब उनको सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक पार्टिकुलर मतलब उनको सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति करने हेतु, मतलब कि अगर हमें रिसर्च फील्ड में जाना है, एक सोशलाइजेशन बनना है, विचारशील बनना है, तो ज्ञानानुशासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ज्ञानानुशासन, जब तक हमारे पास एक पार्टिकुलर एरिया नहीं होगा तब तक हम कैसे किसी चीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसीलिए ज्ञानानुशासन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ज्ञानानुशासन की आवश्यकता विशेष रूप से क्रिया केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है, अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित एवं संतुलित पाठ्यचर्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञानानुशासन। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि ज्ञानानुशासन की सहायता से ही हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य है, हमारे शैक्षिक उद्देश्य क्या है, अगर हम क्लास 10th में देखेंगे, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे होंगे तो हमारा उद्देश्य क्या था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेना, किसी तरह से कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, समझ लेना, बस उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है कि हम शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। मास्टर कोर्स या पीएचडी में जब हम जाते हैं तो एक रिसर्च फील्ड हमको मिल जाता है, तब हमको पता चलता है कि हमको करना क्या है। तो वो चीज हमको कैसे पता चलता है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञानानुशासन से पता चलता है। जब हमको एक पार्टिकुलर डिसिप्लिन मिलता है तभी हमको पता चलता है कि हमारा जो शिक्षा है उसका एक्चुअली में उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कि ज्ञानानुशासन द्वारा अधिगम अनुभवों के उचित चयन एवं गठन को पाठ्यक्रम एवं अन्य क्रियाओं को रूप देने के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एडअप भी कर सकते हैं। अनुशासन के महत्व को, अनुशासन का महत्व क्या है उसको देखते हैं। तो जो इसमें पहला महत्व है वो ये है कि इसमें नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का बृहद उद्देश्य है। जब अनुशासन होगा, जब ब्रॉड वे में हम पढ़ाई करेंगे, जब चीज़ों को जानेंगे तो क्या होगा, नए ज्ञान का सृजन होगा, नए नए ज्ञान आएंगे, विशिष्ट ज्ञान आएंगे, और उनका उद्देश्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड में क्या है कि इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाने के लिए समझ भी बनाई जा सकती है। जो उच्च स्तर की जो पढ़ाई है उसके लिए भी समझ बनाई जा सकती है, या कौशल जो है, स्किल्स जिसको बोलते हैं, उसकी समझ भी बनाई जा सकती है अनुशासन या ज्ञानानुशासन के थ्रू। जटिल सिद्धांत एवं प्रायोगिक खोज की दृष्टि से इसका महत्व क्या है, जटिल सिद्धांत
एवं प्रायोगिक खोज की दृष्टि से भी है। चौथा है विषय वस्तु को ठोस, प्रामाणिक एवं वैध बनाने के लिए। और पांचवा और लास्ट है विशेषज्ञ, ज्ञानी एवं शोधकर्ता तैयार करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि सभी तो इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्व के रूप में अगर हम बात करेंगे तो जो विशेषज्ञ, ज्ञानी, रिसर्चर तैयार होते हैं ना, इससे क्या होगा, रिसर्चर तैयार होगा, ज्ञानी, इंटेलिजेंसी और शोधकर्ता, साइंटिस्ट वगैरह जो है इसी ज्ञानानुशासन के थ्रू डेवलप होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। तो हमने ज्ञानानुशासन के बारे में जाना, ज्ञानानुशासन क्या है उसको समझा, डिफरेंट लोगों ने अपने सोच, चिंतन और शिक्षा शास्त्रियों के तर्क के अनुसार ज्ञानानुशासन की क्या परिभाषाएं हैं आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको लिखेंगे तो काफी अच्छा हो जाता है। और इसकी आवश्यकता को भी हम लोगों ने समझा, ठीक है, और महत्व को भी देखा। तो ये जो एक टॉपिक या क्वेश्चन कह लीजिए यहाँ पर ये खत्म होता है, और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोई नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। इसी कोर्स 5 और अदर कोर्सेज भी हम लोग लाएंगे बहुत जल्द आपके सामने। तब तक के लिए हम आप फिर देखेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।